गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अर्थशास्त्र के इस पाठ में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 11वीं में अर्थशास्त्र में दो टेक्स्ट बुक हमें दी गई है। एक है सांख्यिकी और दूसरा है व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो आज हम इस पहले पाठ में सांख्यिकी में से सांख्यिकी का परिचय और अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व, इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। अर्थशास्त्र की विभिन्न परिभाषाएं दी गई हैं, जिसमें से एक एल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दी गई परिभाषा है, जीवन में सामान्य कारोबार के संदर्भ में मनुष्य के अध्ययन से संबंधित है। अर्थशास्त्र यह जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में मनुष्य के अध्ययन से संबंधित है। इसका मतलब अर्थशास्त्र में मनुष्य यह केंद्रीय है। सभी आर्थिक क्रियाओं का कर्ता धर्ता व्यक्ति है और वह व्यक्ति उन संसाधनों के साथ किस प्रकार से उनका इस्तेमाल करता है, उस पर उस आर्थिक क्रिया का फल निर्भर होता है। सांख्यिकी में हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझना है, जिसका इस्तेमाल भी हमें करना पड़ेगा। जैसे कि आप देखते हैं, आर्थिक क्रियाएं हो रही हैं। आर्थिक क्रियाएं क्या है? जिन क्रियाओं को करने से धन की प्राप्ति होती है या आय की प्राप्ति होती है, उन क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। तो जब बाजार में आर्थिक क्रियाएं होती है तो उसमें बहुत सारे कारक पार्टिसिपेट करते हैं, सहभागी होते हैं, जिसमें सबसे पहला है, जब आप वस्तुएं खरीदते हैं तब आप उपभोक्ता कहलाते हैं। यहाँ पे हमें बार बार एक शब्द आएगा, उपभोक्ता, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कंज्यूमर। ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है? वस्तु का उपभोग करता है, उसे हम उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता वह होता है जो क्या है? उस वस्तु का उपभोग करता है। जब आप वस्तुओं को स्वयं के लाभ के लिए बेचते हैं तब आप क्या है? दुकानदार हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो खरीदता है वो खरीदार है, जो उसका इस्तेमाल करता है वो उपभोक्ता है, जो उसको बेचता है वो विक्रेता है। और जब आप वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, विनिर्माण करते हैं, किसी सेवाओं का निर्माण करते हैं, तब आप उत्पादक कहलाते हैं। तो उत्पादक को हम इंग्लिश में प्रोड्यूसर कहते हैं। तो यहाँ पर बायर, जिसको हम क्रेता कहते हैं, कंज्यूमर उपभोक्ता कहते हैं, प्रोड्यूसर उत्पादक है, और सेलर यानी कि विक्रेता है। तो ये सभी जो चारों कारक है, ये चारों कारक क्या करते हैं? अर्थव्यवस्था में या बाजार में अपने अपने कार्य करते रहते हैं। ठीक है। तो और यहाँ पर दूसरा जो दिया गया है कि जैसे कि हमें अर्थव्यवस्था में जो भी उत्पादन की प्रक्रियाएं होती है, उन उत्पादन की प्रक्रियाओं के कुछ मुख्य कारक है। क्या मुख्य कारक है? जैसे हमने क्लास 9 में पढ़ा है, श्रम, पूंजी, भूमि और मानव पूंजी, ये उत्पादन के 4 मुख्य कारक हैं। ठीक है। इन 4 कारकों के अलावा भी उत्पादन के बहुत सारे अन्य कारक भी हैं। तो जब आप नौकरी करते हैं या दूसरों के लिए कार्य करते हैं, जिसके लिए आपको पारिश्रमिक दिया जाता है या वेतन दिया जाता है, तब आप क्या कहलाते हैं? कर्मचारी कहलाते हैं या फिर श्रमिक कहलाते हैं, लेबर कहलाते हैं। जब आप भुगतान लेकर अन्य व्यक्तियों को सेवा प्रदान करते हैं, तब उसको हम क्या कहते हैं? नियोक्ता कहते हैं। जैसे डॉक्टर है, वकील है, बैंकर है, टैक्सी चालक है। इसका मतलब क्या है? वह खुद सेवाएं निर्माण करते हैं, तब हम उसको क्या कहते हैं? नियोक्ता कहते हैं। इन सभी स्थितियों में आप किसी आर्थिक क्रिया में लाभकारी रूप से नियोजित कहे जाएंगे। तो जब आर्थिक क्रियाएं हम कर रहे हैं, उसका अगर कुशलता से हम नियोजन करते हैं तो हमें लाभ अधिकतम मिलता है। तो जीवन के आम कारोबार से अर्थशास्त्रियों का यही तात्पर्य है।
अर्थशास्त्र यह दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, तो रोज़मर्रा के जो हमारे आर्थिक क्रियाकलाप है उनका अध्ययन ही अर्थशास्त्र कहलाता है। वास्तविक जीवन में हम अलाउद्दीन के चिराग की तरह भाग्यशाली नहीं हो सकते। यद्यपि हमारी इच्छाएं उसी की तरह असीमित है। आप उसी वस्तु को चुनते हैं जिन्हें आप सबसे ज़्यादा आवश्यक मानते हैं, और यही अर्थशास्त्र का आधारभूत सबक है। जैसे कि हमने देखा कि हमारी इच्छाएं असीमित हैं, लेकिन जो संसाधन है, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो संसाधनों की आवश्यकता होती है, वह संसाधन हमारे पास सीमित है। लिमिटेड रिसोर्सेस है और अनलिमिटेड हमारी वांट्स है। तो सीमित संसाधनों का इस्तेमाल करके असीमित इच्छाओं को हम पूरा करने जा रहे हैं। अब उसमें जो भी समस्याएं निर्माण होती है, उन समस्याओं का निरासन करने के लिए अर्थशास्त्र का अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है। यही अर्थशास्त्र में हमें सिखाया गया है। अभाव, स्केर्सिटी। हम अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों कर रहे हैं, हमें अर्थशास्त्र का अध्ययन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो उसके पीछे सबसे पहला कारण है कि अभाव। बहुत सारी चीज़ों का समाज में अभाव है। बहुत सारे संसाधन हमें उपयोगी आवश्यकता से कम उपलब्ध होते हैं, इसलिए हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है स्केर्सिटी इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स। अभाव सभी आर्थिक समस्याओं की जड़ है। यदि अभाव नहीं होता तो हमें अर्थशास्त्र की पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जीवन में हम देखते हैं जो वस्तुएं हमारे आवश्यकता की पूर्ति करती है उनकी उपलब्धता क्या है, सीमित होती है। दूसरा दिया है उत्पादकों के पास जो संसाधन होते हैं वो भी सीमित होते हैं। जैसे अगर किसान है तो किसान के पास जो ज़मीन है वो भी सीमित है। जो उसके पास पानी है, पानी के स्रोत है, वो भी क्या है, सीमित है। तो किसानों के पास हो गया, प्रोड्यूसर के पास हो गया, कारखानदार के पास हो गया, बहुत सारे जो भी संसाधन है वो सभी संसाधन कैसे हैं, सीमित है। और उन संसाधनों का एक तो हम क्या करना पड़ेगा, इकोनॉमिकल यूज़ करना पड़ेगा, या फिर उस संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग करना पड़ेगा। हमें उसके विकल्प ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, अगर बरसात से कम पर्जन्यमान होता है, हमें सिंचन के लिए कुआं खोदना पड़ेगा। अगर कुएं में पानी नहीं है तो फिर हमारे पास ट्यूबवेल खोदना पड़ेगा, जिससे हम पानी के स्रोतों को ढूंढ सकते हैं। तो विकल्प ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वैकल्पिक प्रयोग भी हमें करने पड़ते हैं। इस प्रकार संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग उन वस्तुओं के बीच चयन की समस्या को जन्म देता है। अब यहाँ पे एक और समस्या निर्माण होती है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, चयन की समस्या। उपलब्ध संसाधनों में से किन संसाधनों का हम इस्तेमाल करें। ठीक है, और ये चयन की समस्या क्यों निर्माण होती है, क्योंकि हमारे पास कोई भी एक संसाधन विपुल मात्रा में उपलब्ध नहीं है। हमें उसके अल्टरनेटिव्स ढूंढने पड़ेंगे जो हमारे लिए सस्ते होंगे, सहजता से उपलब्ध होंगे। ऐसे संसाधनों का हम चयन करते हैं, और उस चयन के लिए जो समस्याएं निर्माण होती हैं उसको हम कहते हैं चयन की समस्याएं, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र यह 3 मुख्य क्रियाओं का अध्ययन है, उत्पादन, उपभोग और वितरण। तो ये अर्थशास्त्र की 3 मुख्य क्रियाएं हैं। सबसे पहले क्या होगा, उत्पादन होगा, फिर उसका वितरण होगा, और फिर उसका उपभोग होगा। तो ये जो 3 मुख्य क्रियाकलाप है, इन 3 मुख्य क्रियाकलापों का अध्ययन ही अर्थशास्त्र कहलाता है। या फिर हम कहते हैं कि अर्थशास्त्र में ये जो 3 क्रियाएं हैं ये मुख्य क्रियाएं हैं। इन तीनों से ही संबंधित आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र में अध्ययन में लाई जाती है। अर्थशास्त्र विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाकलापों में संलग्न मनुष्य का अध्ययन है। इसके लिए आपको विविध आर्थिक क्रियाकलापों जैसे उत्पादन, उपभोग, वितरण आदि के बारे में विश्वसनीय तथ्यों को जानने की आवश्यकता पड़ती है। अब हम जानना चाहते हैं कि उपभोक्ता यह निर्णय कैसे करता है कि वह अपनी निश्चित आय और ज्ञात कीमतों को देखते हुए अनेक वैकल्पिक वस्तुओं में से किन वस्तुओं को खरीदे। यही उपभोक्ता का अध्ययन है। अब उपभोक्ता के पास आय भी सीमित है और उसकी इच्छाएं असीमित है, तब अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों में से, उपलब्ध वस्तुओं में से अपनी आय और उस वस्तु की कीमतों के अनुसार किस प्रकार उन्हें चयन करें, खरीदें, इन सब का अध्ययन करना ही अर्थशास्त्र है।
कोई उत्पादक जिसे अपनी लागत और कीमतें ज्ञात हैं, इसका चयन कैसे करता है कि बाजार के लिए क्या उत्पादन करे, यह उत्पादन का अध्ययन है। किन चीज़ों का उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, यही क्या है, उत्पादन के सिद्धांत है। अंत में हम यह जानना चाहते हैं कि राष्ट्रीय आय या कुल आय जो देश में उत्पादन से प्राप्त होती है, जिसे सकल घरेलू उत्पाद भी कहते हैं, मजदूरी, लाभ तथा ब्याज को कैसे वितरित किया जाता है, यह वितरण का अध्ययन है। ये सभी चीज़ें जो क्या है, वितरण का अध्ययन है। तो डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित जो भी हम अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं वह दूसरा तीसरा कुछ नहीं है। इन सभी राष्ट्रीय आय के बारे में, ये मजदूरी, वेतन, लाभ, ये जो मिश्रित आय है ना, इन सब के बारे में अध्ययन करना ही वितरण का अध्ययन है। इस प्रकार से यह उपभोग का अध्ययन, उत्पादन का अध्ययन और वितरण का अध्ययन, ये तीन मुख्य क्रियाओं का अध्ययन करना ही अर्थशास्त्र का उद्देश्य है। आधुनिक अर्थशास्त्र में देश की कुछ आधारभूत समस्याओं को भी विशेष अध्ययन के लिए सम्मिलित किया गया है। आप ऐसे तथ्यों की अधिकाधिक संख्यात्मक जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे जिनसे समाज में गरीबी और एवं असमानताओं के प्रश्नों का उत्तर मिल सके। गरीबी और समाज में व्याप्त घोर विषमताएं जारी रहे और समाज की इन बुराइयों के विरुद्ध कुछ किया जाए, तो इस विषय में सरकार द्वारा कोई भी उपयुक्त कार्रवाई करने की मांग से पहले हम इन सभी संबंधित तथ्यों की जानकारी लेना आपके लिए आवश्यक होगा। यदि आप तथ्यों को जानें तो आपके लिए अपने जीवन को भी बेहतर ढंग से नियोजित करना संभव होगा। अब हम देखते हैं कि बहुत बेरोजगारी है। बहुत है बोलने से नहीं होगा, कितनी बेरोजगारी है उसमें हमें ढूंढना पड़ेगा कि ग्रामीण बेरोजगारी कितनी है, शहरी बेरोजगारी कितनी है। तो ग्रामीण और शहरी बेरोजगारी में क्या अनुपात है, शहरी बेरोजगारी का प्रमाण और ग्रामीण बेरोजगारी का प्रमाण में क्या अंतर है, तो हम उसको किस प्रकार से कम कर सकते हैं, इसके बारे में हम कुछ आर्थिक निर्णय ले सकते हैं। और इन सभी आर्थिक निर्णय लेने के पहले हमें सांख्यिकीय तथ्यों का पता होना बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सांख्यिकीय तथ्य हमें पता होने चाहिए और उसके हिसाब से हम आगे आर्थिक निर्णय ले सकते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्र के अध्ययन में उन मूलभूत कौशलों का समावेश है जो कई प्रकार के उपयोगी अध्ययनों के लिए आवश्यक है, जैसे निर्धनता का मापन, आय का वितरण, आय अर्जन के अवसरों का शिक्षा से संबंध, पर्यावरण संबंधी विविधताओं का हमारे जीवन पर प्रभाव आदि। तो ये सभी जो है ये आधुनिक अर्थशास्त्र में हम उसको पढ़ते हैं, किस प्रकार से हमें इन सभी आर्थिक समस्याओं का निरासन करना है, उसके लिए हमें आर्थिक तथ्यों को जानना है। हाँ, उन तथ्य मतलब फैक्ट्स, जो रियल फैक्ट्स है उनको हमें जानना पड़ेगा और फिर उसके आधार पर हमें आर्थिक नियोजन करना पड़ेगा। इन सभी को अगर हम एक साथ कहना चाहते हैं तो व्यक्ति और समाज अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तथा समाज के विभिन्न व्यक्तियों एवं समूहों में उपभोग हेतु वितरित करने के लिए इसका चुनाव कैसे करें कि वैकल्पिक प्रयोग वाले अल्प संसाधनों का प्रयोग विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में हो सके, अर्थशास्त्र इसका अध्ययन है। क्या क्या है? सबसे पहला आवश्यकताओं को पूरा करना, चुनाव करना, वैकल्पिक प्रयोग वाले अल्प संसाधनों का इस्तेमाल करना, यही सब क्या है? अर्थशास्त्र का अध्ययन है। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक इन इकोनॉमिक्स। हम आर्थिक तथ्यों को संख्याओं के रूप में भली भांति जाने, इस प्रकार के आर्थिक तत्वों को आंकड़े कहते हैं। आंकड़े क्या है? आंकड़े मतलब डाटा। डाटा क्या है? यह इकोनॉमिकल फैक्ट्स है, ठीक है। इन आर्थिक समस्याओं के बारे में आंकड़े संग्रहण करने का उद्देश्य इन समस्याओं के विभिन्न कारणों को जानना और उनकी व्याख्या करना है। हम इनका विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। उदाहरणार्थ, जब हम निर्धनता के कारण उत्पन्न कठिनाइयों का विश्लेषण करते हैं तब हम इसकी व्याख्या विभिन्न कारकों जैसे बेरोजगारी, लोगों की निम्न उत्पादकता, पिछड़ी हुई प्रौद्योगिकी आदि के रूप में करने की कोशिश करते हैं। परंतु निर्धनता के विश्लेषण का तब तक कोई अर्थ नहीं है जब तक हम इसे दूर करने के उपायों को खोज न लें।
इसलिए हम उन उपायों को खोजने का प्रयास करते हैं जो आर्थिक समस्या को सुलझाने में सहायक हो। अर्थशास्त्र में ऐसे उपायों को नीतियों के रूप में समझा जाता है। इसका मतलब क्या है कि हमें जो समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, उन आर्थिक समस्याओं का नियोजन करना है। तब हमारे पास कुछ सांख्यिकीय तत्व होने चाहिए, सांख्यिकीय तथ्य होने चाहिए, आर्थिक तथ्य होने चाहिए, और उन आर्थिक तथ्यों के आधार पर हम कुछ निर्णय ले सकते हैं जो हमारी आर्थिक समस्याओं को कम करने में हमें सहायभूत हो या नीतियों को बनाने में सहायभूत हो। किसी आर्थिक समस्या के विभिन्न कारकों के संबंधित आंकड़ों के बिना उस समस्या का कोई विश्लेषण संभव नहीं है। इसलिए ऐसी स्थिति में हमें हल करने के लिए नीतियों का निर्माण नहीं किया जा सकता। यदि हाँ, तो आप काफ़ी हद तक अर्थशास्त्र के एवं सांख्यिकी के बीच आधारभूत संबंध को समझ चुके हैं। इसका मतलब हम किसी भी आर्थिक समस्याओं को जाने बिना, उसका विश्लेषण किए बिना, उनके सांख्यिकीय तथ्यों को ध्यान में रखे बिना किसी भी प्रकार का नियोजन नहीं कर सकते। इसका मतलब नियोजन के लिए अर्थशास्त्र के साथ साथ सांख्यिकी का भी आपको अभ्यास होना बहुत ही आवश्यक है। सांख्यिकीय तथ्यों को, सांख्यिकीय आंकड़ों को ध्यान में रखकर ही हम आर्थिक नियोजन यदि करते हैं तो हमें सफलता अधिक मात्रा में मिलने की संभावनाएं हैं। सांख्यिकी क्या है? व्हाट इज स्टैटिस्टिक? अब आप संभवतः सांख्यिकी के संदर्भ में कुछ अधिक जानने को उत्सुक हो। आप यह जानना चाहेंगे कि सांख्यिकी विषय वस्तु क्या है, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। सांख्यिकी का संबंध आंकड़ों के एकत्रीकरण, प्रस्तुतिकरण तथा विश्लेषण से है। अगर हम इसको चाहेंगे तो कलेक्शन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ द डाटा इज द पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक। तो एकत्रीकरण करना मतलब सभी आंकड़ों को संग्रहित करना और उसे एकत्रित करना, उसके बाद उसको प्रस्तुत करना, क्योंकि वो आंकड़े हमें क्या करना है, लोगों तक पहुंचाना है, हमें उन आर्थिक तथ्यों को बताना है, तो उसको प्रेजेंट भी करना है, तो प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा आता है। विश्लेषण मतलब क्या है, उनका एनालिसिस करना पड़ेगा कि अगर बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्र में है तो क्यों है, क्या वो अशिक्षित है, क्या वो शारीरिक दृष्टिकोण से अच्छे नहीं हैं, या उन्हें कोई तांत्रिक शिक्षा प्राप्त नहीं हुई है, या कोई अवसर नहीं है। तो ये सब चीज़ों के बारे में हमें विश्लेषण करना पड़ेगा। उस आर्थिक समस्या का मूल क्या है, उस आर्थिक समस्या के मूल में कौन कौन से और कारक हैं, उन सब कारकों का एक साथ क्या करना पड़ेगा, विश्लेषण करना पड़ेगा। तब हम उस आर्थिक समस्याओं का अच्छी तरह से नियोजन कर सकते हैं। अर्थशास्त्र के अधिकतर आंकड़े मात्रात्मक होते हैं, मतलब नंबर्स में हम उसको कलेक्ट करते हैं। जैसे साक्षर, जिस गांव में बेरोजगारी ज़्यादा है तो बेरोजगारी का प्रमाण कितना है, तो 30% है। शिक्षा के बारे में देखते हैं, साक्षरता का प्रमाण कितना है, तो 70% है, मतलब 70% है। तो ये क्या है, संख्यात्मक या मात्रात्मक आंकड़े होते हैं। मात्रात्मक आंकड़ों के साथ अर्थशास्त्र में गुणात्मक आंकड़ों का भी प्रयोग होता है। इस प्रकार की सूचना की मुख्य विशेषता यह होती है कि इसमें किसी व्यक्ति विशेष या व्यक्तियों के समूह विशेष से ऐसे महत्वपूर्ण गुणों की व्याख्या होती है जिन्हें मात्रात्मक रूप में तो नहीं मापा जा सकता, लेकिन यथासंभव सही रूप में आलेखित करना आवश्यक होता है। जैसे गुणात्मक भी हम देखते हैं, जैसे महिलाओं का और पुरुषों का गुणोत्तर कितना है, शिक्षा में महिलाओं और पुरुषों का सहभाग कितना है ना। इस प्रकार से जो गुणात्मक तथ्य हैं, जो क्या है, क्वालिटी से जाने जाते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस, हम उसको क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस, गुणात्मक विश्लेषण। और संख्यात्मक विश्लेषण को क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो हमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऐसे दोनों कारकों के बारे में अर्थशास्त्र में या सांख्यिकी में अध्ययन करना आवश्यक होता है, क्योंकि ये दोनों कारक हमारे लिए आर्थिक समस्याओं को दूर करने में सहायभूत होते हैं।
सांख्यिकी का संबंध आंकड़ों के संग्रहण एवं व्यवस्थापन से है। संग्रहण मतलब कलेक्शन हमने देखा है, व्यवस्थापन मतलब उसको अरेंज करना है, अपने हिसाब से उसको अरेंज करना है। इसका अगला चरण आंकड़ों को सारणीबद्ध आरेखी एवं आलेखी रूपों में प्रस्तुत करना है। सांख्यिकी में हम क्या करते हैं, उसको टेबुलराइज करते हैं, टेबुलेशन ऑफ द डाटा, जिसको हम क्या कहते हैं, सारणीबद्ध आरेखी। हमें जिस फॉर्म में चाहिए, जिस रूप में आंकड़े चाहिए, उस रूप में हम उसको क्या कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं और आलेखी रूपों में प्रस्तुत करते हैं। आलेख मतलब ग्राफ। अब बहुत सारे ग्राफ हम पढ़ने जा रहे हैं आगे चलकर। सिंपल बार डायग्राम है, मल्टीपल बार डायग्राम है, कंपोनेंट बार डायग्राम है, ग्राफ है, लाइन ग्राफ है, पाई चार्ट है। तो ये सभी जो है ये क्या है, आलेखी रूप में हम क्या करते हैं, इन सभी आंकड़ों को प्रस्तुत करते हैं। यही सब कुछ क्या है, सांख्यिकी का विषय का वस्तु है। इसके पश्चात हम आंकड़ों को माध्य, प्रसरण, मानक विचलन आदि विभिन्न संख्यात्मक सूचकांकों का परिकलन करके संक्षिप्त किया जाता है, जो सूचना के संग्रहित समुच्चय की व्यापक विशेषताओं को दर्शाते हैं। आगे चलकर हम न्यूमेरिकल एनालिसिस भी, न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस भी करते हैं। जैसे कि क्या है, माध्य है, मीन, मोड, मीडियन, हमने क्लास 9-10 में पढ़ा है। फिर क्या है, मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन है, मीन डेविएशन है, फिर इंडेक्स नंबर है। तो ये सभी क्या है, संख्यात्मक सूचकांक है। जैसे हम देखते हैं कि एवरेज, हमें कितने मार्क मिले। कोई भी आपको प्रश्न पूछता है कि आपको क्लास 10 में कितने परसेंटेज, कितने मार्क मिले हैं, तो हम बताते हैं कि मुझे 70% मिला है। तो इसका मतलब ये 70% क्या बताता है, ये संख्यात्मक सूचकों का परिकलन करके उसे संक्षिप्त किया गया है। तो आपके 5 सब्जेक्ट है या 6 सब्जेक्ट है, उन 6 सब्जेक्ट में कितने मार्क मिले हैं उनको जोड़ा गया है और उसको एवरेज बनाया गया है। तो आप क्या बताते हैं, उसको संक्षिप्त में बताते हैं कि मुझे 60% या मुझे 70% या मुझे 90%, 95% मार्क मिले हैं। तो ये 95 जो आप बता रहे हैं, ये संक्षिप्त रूप है आपके सभी एक साल के कक्षा 10 के मार्कों का। तो ये कैसे निकाला गया है, तो ये सभी कक्षा 10 के मार्क आपने एक साल में जो पढ़े हैं उनको संख्यात्मक सूचकांकों के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, संक्षिप्त में बता सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी जो चीज़ें हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, सांख्यिकी का वो क्या है, स्टडी है। सांख्यिकी क्या करती है, अब हमें देखना है। अर्थशास्त्र के लिए सांख्यिकी एक विशेष साधन है जो किसी आर्थिक समस्या को समझने में उसकी सहायता करता है। इसकी विभिन्न विधियों को प्रयोग करते हुए हम आर्थिक समस्या के कारणों को गुणात्मक एवं मात्रात्मक तथ्यों की सहायता से खोजने का प्रयास करते हैं। जो भी आर्थिक समस्या है उनके कारणों को हम ढूंढते हैं और उस ढूंढने में सांख्यिकी हमें मदद करती है। एक बार जब समस्या के कारणों का पता चल जाता है तो उससे निपटने के लिए निश्चित नीतियों का निर्माण करना सरल हो जाता है। परंतु सांख्यिकी का क्षेत्र इसके कहीं अधिक विस्तृत है। यह किसी अर्थशास्त्री को आर्थिक तथ्यों या यथातथ्य तथा निश्चित रूप में प्रस्तुत करने योग्य बनाता है, जो दिए गए कथन को सही ढंग से समझने में सहायता करता है। जब आर्थिक तथ्यों को सांख्यिकीय रूप में व्यक्त किया जाता है तब वे यथार्थ तथ्य बन जाते हैं। यथार्थ तथ्य अस्पष्ट कथनों की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय होते हैं। जैसे कि हमने कहा कि बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, बहुत बढ़ रही है, ऐसा बोलने से नहीं होगा। बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है वो तथ्य हमें रखना पड़ेगा। 20% थी पिछले साल, इस साल 25% हुई, इसका मतलब क्या है, 25% अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हुआ है, ऐसा हम समझते हैं। तो वो तथ्य हमें ढूंढने पड़ेंगे, पहले कितने थे, आज कितने, कौन से वर्ग के लोग ज़्यादा बेरोजगार है, क्यों है, उनका शिक्षा का स्तर क्या है। तो ये सभी चीज़ें हमें रखनी पड़ेगी। तो केवल हम सिंपल तरीके से आर्थिक समस्या बोलने से नहीं होगा। अस्पष्ट कथन नहीं चाहिए, स्पष्ट कथन और उसको फैक्ट का बेस होना चाहिए। तब हम उन बेरोजगारी को कम करने के लिए कुछ ठोस उपाय कर सकते हैं। तो उन ठोस उपायों के लिए हमें इन आर्थिक तथ्यों के साथ साथ सांख्यिकीय आंकड़ों के द्वारा उसका नियोजन करना अत्यावश्यक हो जाता है। सांख्यिकीय आंकड़ों के समूह को कुछ संख्यात्मक मापों के रूप में संक्षिप्त करने में सहायता करती है। ये संख्यात्मक माप आंकड़ों के संक्षिप्तीकरण में सहायता करते हैं। किसी व्यक्ति के लिए सांख्यिकीय रूप से प्राप्त संक्षिप्त अंकों जैसे औसत आय को याद रखना आसान होता है। इस प्रकार सांख्यिकी के द्वारा आंकड़ों के समूह के विषय में सार्थक एवं समग्र सूचनाएं प्रस्तुत की जाती है। क्योंकि अगर हम सांख्यिकी का इस्तेमाल करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें आसानी से समझ में आती हैं। जैसे हम एक लाइन ग्राफ देख रहे हैं तो हम आसानी से देखते हैं,
वो ग्राफ अगर ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो हम देखते हैं कि अब प्रोग्रेस हो रहा है, वो ग्राफ अगर नीचे की ओर आ रहा है तो हम देखते हैं कि विकास क्या हुआ है, कम हुआ है। तो जो अरिथमेटिक लाइन ग्राफ है उससे हमें आसानी से पता चलता है, भले आंकड़े कितने हैं वो हमें नहीं पता चल रहा है, लेकिन कंटिन्यूटी क्या है, वो अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, उससे हमें पता चल जाता है। अगर सिंपल बार डायग्राम है तो बार डायग्राम से भी हमें पता चलता है, बार पहले बार से दूसरा जो बार नेक्स्ट बार है वो अगर ऊंचा है तो हमें पता चलता है कि ये घटकों में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। जो लोग अशिक्षित है उनको भी आसानी से इन चीज़ों को समझने में सहायता होती है, और इसमें सांख्यिकी का बहुत बड़ा रोल है। प्राय सांख्यिकी का प्रयोग विभिन्न आर्थिक कार्यों के बीच संबंधों को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अब हमें दो आर्थिक कारकों के बीच में क्या संबंध है, तो कोरिलेशन एक चैप्टर है, सहसंबंध है ना, रिलेशन बिटवीन टू इकोनॉमिक फैक्टर्स, तो वो जानने के लिए भी हमें सांख्यिकी का आधार मिलता है। किसी अर्थशास्त्री की रुचि को यह जानने में हो सकती है कि जब किसी वस्तु की कीमत में कमी अथवा वृद्धि होती है तो उसकी मांग पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम देखते हैं कि वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग में ऋणात्मक संबंध है। तो जब कीमत बढ़ती है तो वस्तु की मांग कम होती है, और जब कीमत कम होती है तो वस्तु की मांग बढ़ती है। ये चीज़ें हमने कहाँ से सीखी, उसके स्टैटिस्टिकल डाटा से सीखी है। वस्तु की ही अपनी कीमतों में परिवर्तन का उसकी पूर्ति पर प्रभावित होगा। औसत आय बढ़ती है तो उपभोग व्यय भी बढ़ता है। जब सरकारी व्यय बढ़ता है तो सामान्य मूल्य स्तर पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। ऐसे बहुत सारे प्रश्नों का हमें आर्थिक क्रियाओं में या सांख्यिकी का अध्ययन करने से हल मिल जाता है। इस प्रकार का कोई परस्पर संबंध विद्यमान है या नहीं है, इन आंकड़ों में सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग करके सरलता से सत्यापित किया जा सकता है। उसको हम फैक्ट्स के द्वारा एनालाइज कर सकते हैं, सपोर्ट हमें मिलता है। हमारे जो भी आर्थिक क्रियाएं हैं उसको हम आसानी से इन फैक्ट्स के द्वारा सत्यापित कर सकते हैं। कभी कभी अर्थशास्त्री उनके बीच एक निश्चित संबंध की कल्पना करके इसका परीक्षण कर सकते हैं। हम उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि संबंध के बारे में उनकी पूर्व धारणा वैध है या नहीं है। अर्थशास्त्री ऐसा केवल सांख्यिकीय तकनीकों का प्रयोग करके ही कर सकते हैं। तो हम जो मान रहे हैं वो सही है या नहीं है, वो एक्चुअल है या नहीं है, वो फैक्ट बेस्ड है या नहीं है, तो उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। बार बार हम उन आंकड़ों का इस्तेमाल करके या फिर से हम आंकड़े जुटा सकते हैं, उन आंकड़ों का एनालिसिस कर सकते हैं और उनको हम हमारी आर्थिक समस्याओं को समझने में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको वेरीफाइड भी कर सकते हैं। तो ये केवल सांख्यिकीय अध्ययन के द्वारा ही हो सकता है। किसी अन्य स्थिति में अर्थशास्त्री किसी अन्य कारक में परिवर्तन के फलस्वरूप किसी एक आर्थिक कारक में परिवर्तनों को पूर्वानुमान लगाने में रुचि रख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि कुछ इंटरडिपेंडेंट भी होते हैं। एक कारक में वृद्धि हुई तो दूसरे कारक में उसका क्या असर पड़ेगा। जैसे तापमान में वृद्धि होती है तो आइसक्रीम की बिक्री में भी वृद्धि होती है। इसका मतलब एक कारक में परिवर्तन होता है तो दूसरे कारक पर उसका असर पड़ता है। इस प्रकार की कोई कार्य प्रक्रिया कभी कभी योजनाओं एवं नीतियों के निर्माण के लिए भविष्य की प्रवृत्तियों के ज्ञान की आवश्यकता होती है। यहाँ पे एक उदाहरण दिया है, आप उस उदाहरण से समझ सकते हैं। ऐसा पिछले वर्षों के अथवा हाल के कुछ वर्षों के संरक्षण से प्राप्त उपभोग आंकड़ों के आधार पर हो सकता है। इस प्रकार सांख्यिकी विधियाँ ऐसी उपयुक्त आर्थिक नीतियों के गठन में सहायता देती है। आर्थिक समस्याओं का समाधान इनके द्वारा हम कर सकते हैं। आजकल बहुत सारी आर्थिक समस्याएं गंभीर रूप है। मूल्य वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या, बेरोजगारी, निर्धनता आदि के विश्लेषण में सांख्यिकी का अधिकाधिक प्रयोग हो रहा है। इन समस्याओं को हल करने के लिए जो उपाय ढूंढे जा रहे हैं वो भी सांख्यिकी के द्वारा हम ढूंढ सकते हैं। आर्थिक समस्याओं के समाधान में इन नीतियों के प्रभाव का मूल्यांकन करने में भी ये सहायभूत है। आर्थिक नीतियों के निर्णय की प्रक्रिया में सांख्यिकी की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सांख्यिकीय विधियाँ सामान्य बुद्धि का स्थानापन्न नहीं है। अब इसके बाद भी हमें, जैसे हम देखते हैं कि लॉजिक,
सब चीज़ें केवल स्टैटिस्टिकल डाटा पर ही निर्भर या रखकर हमें उस समस्याओं को हल करने में समस्याएं आ सकती हैं। कुछ समस्याएं हैं वहाँ पर हमें थोड़ा कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो क्या कॉमन स्टैटिस्टिक्स भी के भी कुछ अपने ड्रॉबैक्स है। तो क्या ड्रॉबैक्स है, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं एक उपहासात्मक उदाहरण दिया गया है। सांख्यिकी का उपहास करने के लिए एक रोचक कहानी सुनाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार 4 व्यक्तियों का एक परिवार, पत्नी, पति, 2 बच्चे नदी पार करने निकले। पिता को नदी की औसत गहराई की जानकारी थी, अतः उसने परिवार के सदस्यों के औसत कद का हिसाब लगाया। अब वो थोड़ा सा स्टैटिस्टिक का जानकार था, तो उसने औसत कद किया। चूँकि परिवार के सदस्यों का औसत कद नदी की औसत गहराई से अधिक था। सपोज 4 लोग हैं, 4 की ऊंचाई और उसको डिवाइड बाय 4 करके उसने औसत निकाला होगा 5 फीट। गहराई उस नदी की क्या थी, 4.5 फीट थी सपोज। अब उसने सोचा कि औसत ऊंचाई क्या है, नदी की गहराई से ज़्यादा है, तो हम चारों लोग पार कर जाएंगे। लेकिन इसलिए उसने सोचा कि ये सुरक्षित रूप से नदी पार कर सकते, लेकिन परिणाम स्वरूप नदी पार करते समय परिवार के कुछ सदस्य जो बच्चे हैं वो पानी में डूब गए। क्योंकि उसने जो एवरेज 5 फुट का निकाला था, वो बच्चे उस एवरेज से क्या थे, नीचे थे। और पानी का स्तर 4.5 फुट था। बच्चों की हाइट सपोज 4 फुट होगी, तो बच्चे पानी में डूबकर मर गए। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमें कुछ सामान्य बुद्धि, जिसको हम कॉमन सेंस कहते हैं, उसको भी, लॉजिक भी हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्योंकि कुछ चीज़ें स्टैटिस्टिकल बेस्ड होती हैं और कुछ चीज़ों को हम स्टैटिस्टिक के साथ साथ लॉजिकल बेस पे भी परखना जरूरी है। तो हमें सामान्य बुद्धि का भी स्टैटिस्टिक में इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे हम क्लास 10 में देखते हैं कि औसत आय तो दोनों देशों में क्या है, समान है, लेकिन एक देश में उन आय के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो वो भी हमें देखना पड़ेगा, कौन सा देश विकसित है। यह अगर हम देखते हैं तो ऐसा देश विकसित होगा जिन देशों में लोगों की व्यक्तिगत आय भी और असहायताओं भी क्या है, समान हो। अब हमने सांख्यिकी के इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। हमारी आवश्यकताएं असीमित है, परंतु इन्हें पूरा करने वाली वस्तुओं के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले संसाधन सीमित एवं दुर्लभ है। यह दुर्लभता ही आर्थिक समस्याओं की जड़ है। फिर हमने देखा संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उपभोक्ताओं द्वारा वस्तुओं का क्रय या उपभोग होता है। उत्पादकों के द्वारा बाजार में बेचने के लिए वस्तुओं का विनिर्माण उत्पादन कहलाता है। राष्ट्रीय आय के मजदूरी, लाभ, किराए तथा ब्याज में विभाजन को वितरण कहा जाता है। सांख्यिकी के अंतर्गत आंकड़ों का प्रयोग करते हुए आर्थिक संबंधों का पता लगाया जाता है और उनकी सत्यता की जांच भी की जाती है। सांख्यिकीय साधनों का प्रयोग भावी प्रवृत्तियों के पूर्वानुमान हेतु किया जाता है। सांख्यिकीय विधियाँ आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण करने तथा उन्हें हल करने के लिए नीतियों के निर्माण में सहायक होती है। यहाँ एक महत्वपूर्ण जो है, हम पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं। जैसे देखते हैं कि पर्जन्यमान पिछले 10 सालों में या पिछले 20 सालों में पर्जन्यमान किस प्रकार से हुआ है, इन तथ्यों को ध्यान में रखे आगे पर्जन्यमान कैसा होगा, इसके बारे में हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं। पिछले सालों में जीडीपी की वृद्धि की दर क्या थी, उनको ध्यान में रखते हुए आगे कितनी हो सकती है, इसका पूर्वानुमान हम सांख्यिकी के द्वारा लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों का उत्तर आप अपने नोटबुक में लिखिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।